अग्नि समाधि। कहानी मुंशी प्रेमचंद की। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु प्रयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भांग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन गया। जीवन संग्राम में यह आनंद कहाँ। किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है, एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं, भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी धातुरी में यह सब स्वर्ग सुख कहाँ। चिलम भरना प्याग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी। प्याग को तत्काल फल मिलता था। चिलमों पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भागवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विहल हो उठता था। उस पर आत्मस्मृति की छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिन रात के 10-11 बजे जाने पर उसे बुलाने आती तो प्याग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता। विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मीरास थी। 2 रुपये और कुछ आने वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। प्याग के रक्त के घूंट पी पी कर ये काम करता, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू यूँ पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपये और कुछ आने कम न थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रोब था। वेतन पेंशन थी, और जब तब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह प्याग के जेब खर्च की मद में आ गए। अतः जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतात्मक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों के पहले यह दंपति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। प्याग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पूर हाँकता। जो काम सामने आ जाए उसे जुट जाता था। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी, निद्वंद आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता। उस पर नर्म इतना कि किसी काम के लिए नहीं न करता। किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कहकर दौड़ा। इसलिए उसका गांव में मान था। इसी की बदौलत निरुद्धम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। दोनों जोन की तो बात ही क्या, जब महतो को यह ऋषि न प्राप्त थी जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बनती थी, वो तो प्याग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह न था, परंतु अब यह समस्या दिन प्रतिदिन विषमतर होती जा रही थी। उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उनकी पतिपरायण, उनकी संवेदनशील उतनी तत्पर न थी। नहीं, उनकी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था। अतः प्याग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे, और वह निश्चय होकर भगवत भजन और साधु बाजार में लकड़ियां बेचकर हो जाए। तो प्याग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगा आऊं। रुक्मिन ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो क्या काम क्यों नहीं करते? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है? जाकर चिलम भरो। प्याग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती हो तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा तब रोएगी। रुक्मिन अंगूठा दिखाकर बोली, रोए मेरी बला से, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो। अब भी छाती फाड़ती हूँ, तब भी छाती फाड़ूंगी। तो अब यही फैसला है। हाँ हाँ, कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं, और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो यूँ जवाब देती है। रुक्मिन तिनक कर बोली, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता। प्याग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए। तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला से जाती है। जब दूसरे दिन भी प्याग न आया तो रुक्मिन को चिंता हुई। गांव भर छान आई।
चिड़िया किसी भी डाल पर न मिली। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंखें न लगी। शंका हो रही थी, प्याग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी संत साधु के साथ होगा, जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगी। अभी तड़का ही है कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि प्याग आता हुआ दिखाई दिया, पर वह अकेला न था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिन का कलेजा धक से हो गया। वह एक क्षत हतबुद्धि सी खड़ी रही, तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसने इस बात धीरे धीरे घर के अंदर ले चली, जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विष पान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छंट गई तो रुक्मिन ने प्याग से पूछा, इसे कहाँ से लाए? प्याग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करेगी, पड़ी रहेगी। मालूम होता है मुझसे तुम्हारा भी जी भर गया। प्याग ने तिरछी चेतावनी से देखकर कहा, दूध पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूँ, नहीं तो नहीं के आगे पुराने को कौन पूछता है। चल, मन जिससे मिले वही नहीं है, मन जिससे न मिले वही पुरानी है। ला, कुछ पैसे हो तो दे दे। 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर प्याग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ी। प्याग में चाहे कोई गुण हो या न हो, यह मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी। रुक्मिन अपनी सारी चौकड़ियाँ भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियाँ तोड़कर, कभी चारा काट कर, कभी उपले पात कर बाजार ले जाती। वहाँ जो कुछ मिलता उसका आधा तो प्याग के हत्थे चढ़ा देती। आधों में घर का काम चलता। वह सौत को कोई काम न करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या है, अब तो अभी कल ही बहुरिया, 2-4 महीने में भी आराम से न रहेगी तो क्या याद रख करेगी। मैं तो काम करने को ही हूँ। गांव भर में रुक्मिन के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाघ प्याग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे ही जीव उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मिन ने संचित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई है? भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूं ना। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सीलिया हो गया था। इस वक्त सीलिया ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन वह लोंडियों की दशा अब उनके लिए असहन हो गई थी। वह दिन भर घर का काम करते करते मरे, कोई नहीं पूछता। रुक्मिन बाहर से 4 पैसे लाती तो घर की मालकिन बनी हुई थी। अब सीलिया भी मजदूरी करने और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। प्याग पैसों का यार है, यह बात उससे छिपी नहीं थी। जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की टटी लगवाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सीलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू की आओ भगत कौन न करता। कुछ पहले ही दिन दौरे में सीलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वह यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। प्याग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज़ सुनी तो रुक्मिन से बोला, आज तो सीलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मिन बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उसे आश्चर्य हुआ कि सीलिया इतनी सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सीलिया अंधेरे में बैठी हुई कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा है? किसका अनाज पीस रही है? सीलिया ने निशंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमर घुमर भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो, बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए। मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूं है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी। सीलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों न देंगे? कुछ बेगार करती हूँ, तू न मानेगी। तुम्हारी लौंडी बनकर न रहूंगी।
यह तकरार सुनकर प्याग भी आ पहुंचा और रुक्मिन से बोला, काम करती हो तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सीलिया बोल उठी। तो क्या कोई बैठे खिलाता है? चौका बर्तन झाड़ू बहारू, रोटी पानी पीसना कूटना, यह कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में ठग गड्ढे पड़ गए हैं। मुझे अब सारा काम न होगा। प्याग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिन कर लेगी। रुक्मिन ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती? 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सीलिया ने आग्रह करके कहा, संसार का क्या कहेगा? क्या कोई ऐब करने जाती हूँ? सीलिया की डिग्री हो गई, आधिपत्य रुक्मिन के हाथ से निकल गया। सीलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी, गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गए। गट्ठा उठाए न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली। यह गट्ठा 12 आने का बिका। सीलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ लिया और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मिन ने समझ रखा था कि सीलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन फिर बाजार जाने लगूंगी, फिर मेरा राज्य होगा। पर यह सामान देखे तो आंखें खुल गए। प्याग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु में असर न हुई थी। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वह बाहर जाने लगा तो सीलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। बोला, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे, सब खर्च कर डाले। कुछ बचे हों तो मुझे दे दो। सीलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। प्याग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज मालामाल कर दिया। रुक्मिन तो 2-4 पैसों ही में टाल देती थी। मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही है। पैसा खाने पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए? अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मिन घर का काम करेगी। रुक्मिन और सीलिया में संग्राम छिड़ गया। सीलिया प्याग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती। पहर रात से ही उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सुस्ता कर बाजार की राह लेती। वहां से लौट कर भी वह बेकार न बैठती। कभी सन काटती तो कभी लकड़ियां तोड़ती। रुक्मिन उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाती और गांव में बेचती। प्याग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती। पर सीलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसाम जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगियों में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सीलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा, नहा कर तब बाजार जाऊंगी। घास द्वारा पर ही रखकर वह तालाब में नहाने चलेगी। रुक्मिन ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसियों के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सीलिया नहा कर लौटी तो घास कम मालूम हुई। रुक्मिन ने पूछा, कहाँ? उसने कहा, मैं नहीं जानती। सीलिया ने गाली देनी शुरू की, जिसने मेरी घास छुपाई है उसके देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूट जाएं। रुक्मिन कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही। आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्ला कर उठी और सीलिया के 2-3 तमाचे लगा दिए। सीलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। सीलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी। वह सबसे अधिक घास क्यों छीलती है? सबसे ज्यादा लकड़ियां क्यों लाती है? इतने सवेरे क्यों उठती है? इतने पैसे क्यों लाती है? इन कारणों ने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था। सब उसी को बुरा भला कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला। इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है। घास न हुई सोना हुआ। तुझे सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया है तो गांव घर ही का, बाहर का कोई चोर तो आया नहीं। तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी? पड़ोसियों को ही तो दी। संयोग से उस दिन प्याग थाने गया हुआ था। शाम को थका मादा लौटा तो सीलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे दे तो दम लगा आऊं, थक कर चूर हो गया हूँ। सीलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी। प्याग ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? क्यों रोती हो? कहीं गमी तो नहीं हो गई? नहर से कोई आदमी तो नहीं आया? अब इस घर में मेरा रहना न होगा, अपने घर जाऊंगी। अरे कुछ मुंह से तो बोल, क्या हुआ? गांव में किसी ने गाली दी है?
किसने गाली दी है? घर फूंक दूं, उसका चालान करवा दूंगा। सीलिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई। प्याग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, झल्लाया हुआ था। वह कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मिन पानी भरने गई थी, वह अभी घड़ा भी न रखने पाई थी कि प्याग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया। वह मार का जवाब गालियों से देती थी और प्याग हर एक गाली पर और झल्ला झल्ला कर मारता था, यहाँ तक कि रुक्मिन के घुटने फूट गए, चूड़ियां टूट गई। सीलिया बीच बीच में कहती जाती थी, वाह रे तेरी दीदा, वाह रे तेरी जवान, ऐसी तो औरत ही नहीं देखी। औरत काहे को डायन है, जरा भी मुंह से लगाम नहीं। किंतु रुक्मिन उसकी बातों को मानो सुनती ही न थी। उसकी सारी शक्ति प्याग को कोसने में लगी हुई थी। प्याग मारते मारते थक गया, पर रुक्मिन की जबान न थकी, बस यहीं रट लगी हुई थी, तुम मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। प्याग रह रह कर क्रोध से तिलमिला उठता और आकर दो चार लाते जमा देता, पर रुक्मिन को अब शायद चोट ही न लगती थी। वह जगह से हिलती भी न थी, सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध न था, केवल एक उन्मादक प्रवाह था। उसकी समस्त हिंसा आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मिन उठकर एक और निकल गई, जैसे आंखों से आंसू की धार निकल जाती है। सीलिया भोजन बना रही थी, उसने उसे जाते देखा भी, पर कुछ पूछा नहीं। द्वार पर प्याग बैठा चिलम पी रहा था, उसने भी कुछ न कहा। जब फसल पकने लगती थी तो 1.5-2 महीने तक प्याग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल, पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ में ही वह हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मढ़ैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग, चिलम और तंबाकू चरस लिए हुए इसी मढ़ैया में जाकर पड़ा रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी, 2-4 दिन में कटाई शुरू होने वाली थी। प्याग ने 10 बजे रात तक रुक्मिन की राह देखी, फिर यह समझ गया कि शायद किसी पड़ोसन के घर सो रही होगी। उसे खा पी कर अपनी लाठी उठाई और सीलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले, अगर रुक्मिन आए तो खोल देना और मना जुना कर थोड़ा बहुत खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे न जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था, कहीं बूढ़ धांस न मरी हो तो कल आफत आ जाए। सीलिया बोली, न जाने वह आएगी कि नहीं, मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा? सूना घर पाकर कोई लोटा थाली उठा ले जाए तो डर किस बात का है? फिर रुक्मिन तो आती ही होगी। सीलिया ने अंदर से टट्टी बंद कर ली। प्याग हार की ओर चला। चरस की तरंग में यह भजन गाता जाता था, ठगिनी क्या नैना झमकावे, कद्दू काट मृदंग बनावे, नींबू काट मजीरा, 5 तुरई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा, रूपा पीहर के रूप दिखावे, सोना पहिर रिझावे, गले डार तुलसी की माला, तीनों लोग भरमावे ठगनी। सहसा सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहां? अरे यह आग कौन जलाता है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आग्नेय जिह्वा से उत्तर दिया। अब प्याग को मालूम हुआ कि उसकी मढ़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मढ़ैया में आग लगना रूई के ढेर में आग लगना था। हवा चल रही थी। मढ़ैया के चारों ओर एक हाथ हट कर पकी हुई फसल की चादर सी बिछी हुई थी। रात में भी उसका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देती। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव भी हार थे, वे भी जल उठेंगे। ओहो, लपटें बढ़ती जा रही हैं और विलंब करने का समय न था। प्याग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधों पर लोहबंद लाठी रख कर बेतहाशा मढ़ैया की तरफ दौड़ा। मेढ़ों ने से जाने के चक्कर था, इसलिए वह खेतों में से होकर भागा जा रहा था। प्रति क्षण ज्वाला प्रचंडतर होती हुई जाती थी और प्याग के पांव और तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था गांव भूमि पर पड़ते ही नहीं, उसकी आंखें मढ़ैया पर लगी हुई थी। दाएं बाएं से और कुछ न सूझता था। इसी एकाग्रता ने उसके पैरों पर लगा दिए थे। न दम फूलता था, न पांव थकते थे। 3-4 फरलांग उसने 2 मिनट में ही तय कर ली और मढ़ैया के पास जा पहुंचा। मढ़ैया के आसपास कोई न था। किसने यह कर्म किया, यह सोचने का मौका न था। उसे खोजने की बात ही और थी।
प्याग का संदेह रुक्मिन पर हुआ। वह यह क्रोध का समय न था। ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती, धमक धमक करती, कभी दाहिने ओर लपकती और कभी बाईं तरफ। बस ऐसा मालूम होता था कि लपट अब खेत तक पहुंची। मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्वक कियारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दूने वेग से लपकती थी। आग कैसे बुझे? लाठी से पीट कर बुझाने का गो न था। वह तो निरी मूर्खता थी। फिर क्या हो, फसल जल गई तो फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। आह, गांव में कोहराम मच गया, सर्वनाश हो जाएगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा, गवारों को सोचना नहीं आता। प्याग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मढ़ैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मढ़ैया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान तक न होता था। एक बार एक मूठा अलग होकर उसके हाथ पर गिरा। सारा हाथ भुन गया, पर उसके पांव पल भर भी नहीं रुके। हाथों में जरा भी हिचक न हुई। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। प्याग की ओर से अब कोई शंका न थी। अगर भय था तो यही कि मढ़ैया का वह केंद्र भाग, जहाँ लाठी का कुंदा डालकर प्याग ने उसे उठाया था, न जल जाए, क्योंकि छेद के फैसले ही मढ़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी। प्याग यह जानता था कि हवा की चाल से उड़ा चला जाता था। 4 फरलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए प्याग के सर पर खेल रही है और गांव की फसल पर। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे को हो फिर गया है और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग रहा है। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। एक फरलांग तो निकल गया। प्याग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरा फरलांग भी पूरा हो गया। देखना प्याग, 2 फरलांग की ओर कसर है। पांव जरा भी सुस्त न हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी। तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत और रह गए हैं। सर्वनाश! लाठी का कुंदा निकल गया। मढ़ैया नीचे खिसक रही है। अब कोई आशा नहीं। प्याग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है। वह किनारे का खेत आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड का और मामला है। विजय का द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नरक। मगर वह मढ़ैया खिसकती हुई प्याग के सिर पर आ पहुंची। अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है, पर उसे प्राणों का मोह नहीं। वह जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है। वहां उसके पांव लड़खड़ाए। अब यह क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष से नीचे से दौड़ती हुई प्याग के पास पहुंची। यह रुक्मन थी। उसने तुरंत प्याग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मढ़ैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों पर ले लिया। उसी दम प्याग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया था। रुक्मिन उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के डांडे पर आ पहुंची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी भी सुधि न थी कि मढ़ैया के बाहर निकल आए। वह मढ़ैया को लिए हुए गिर पड़ी। उसके बाद कुछ देर तक मढ़ैया हिलती रही। रुक्मिन हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मिन ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर बाद प्याग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही थी। उठकर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया। नीचे रुक्मिन की अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसे बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और रोने लगा। प्रातःकाल गांव के लोग प्याग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर बचा नहीं। कुछ तो आग ने जलाया था, जो कुछ कसर था वह शोकाग्नि ने पूरा कर दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।